नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 दिन के अंदर कर दिया 38 लाख की लूट का खुलासा। मैनेजर और एक अन्य कर्मी ने मिलकर लूट लिया था फाइनेंस कार्यालय। लूट की रकम में 30 लाख से अधिक बरामद। नशे में धुत बस चालक ने मार दी बाइक में ठोकर, 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। घटना से उग्र लोगों ने तोड़फोड़ के साथ कर दिया हाईवे जाम। और जिस रेड लाइट एरिया के बच्चे पुलिस को देख भाग जाया करते थे, आज वही बच्चे पुलिस के सहयोग से संवार रहे हैं भविष्य। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 38 लाख की लूट मामले में बड़ी खुलासा हुआ है। अहियापुर में 6 दिनों पहले हुई लूटकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष टीम ने कांड का परत दर पर राज खोल कर रख दिया। लूटे गए 30 लाख से ज्यादा रुपए को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 6 तारीख की रात अहियापुर थाना के सहवासपुर स्थित भारत फाइनेंस में 2 की संख्या में आए अपराधियों ने कर्मियों को गन पॉइंट पर लेकर 38 लाख रुपए लूट ली थी। इस लूटकांड ने मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया था। एसएसपी ने इसके उद्भेदन के लिए एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया, जिसमें थानेदार रोहन कुमार और डीआईयू की टीम मौजूद थी। टीम ने 6 दिनों के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन कर दिया। इस बड़ी लूट को कोई और नहीं बल्कि भारत माइक्रो फाइनेंस के यूनिट मैनेजर इरफान अली और ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन गुप्ता ने ही अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। लूट की राशि अपराधियों ने ससुराल में रखी थी। घटना के दिन फाइनेंस कंपनी के कार्यालय के मेन गेट से लेकर ऑफिस के लॉकर तक को कर्मियों ने खुला छोड़ दिया था और खुद नकाब पहनकर बाइक से पहुंचे और आसानी से कंपनी के कार्यालय में घुसकर लूटपाट की। कार्यालय में मौजूद 6 कर्मियों को गन पॉइंट पर लेकर घटना को अंजाम दिया गया। लूटपाट के दौरान 3 फाइनेंस कर्मियों का मोबाइल भी अपराधियों ने छीन लिया था, जिसका अंतिम लोकेशन पूर्वी चंपारण में मिला। इसी आधार पर पुलिस टीम लगातार पूर्वी चंपारण इलाके में छापेमारी कर रही थी। कर्मियों के मोबाइल कॉल को खंगाला गया तो अपराधियों का सुराग मिल गया। इस तरह से पुलिस ने लूटी गई राशि में से 30,23,000 रुपए बरामद कर ली। पकड़े गए दोनों फाइनेंस कर्मी की पहचान पश्चिमी चंपारण के बेतिया के रहने वाले इरफान अली और किशन गुप्ता के रूप में हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने फाइनेंस कार्यालय में लूटपाट करने के बाद यूनिट मैनेजर इरफान ने मीडिया में भी बड़ा आसान से इसी घटना के बारे में जानकारी दी। इरफान को लगा कि उसने जिस चालाकी से यह लूटकांड को अंजाम दिया है वह पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस सफल उद्भेदन के लिए पूरी पुलिस टीम को 25,000 कैश से पुरस्कृत किया है। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है इसके जो यूनिट मैनेजर हैं, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर हैं उसी कंपनी में। उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए। और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं जो अभी फरार हैं वो आए और जो यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के इरफान अली,
यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं। इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूँकि दोनों लोग नकाब पहने थे, इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता हैं, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन तीनों मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। जो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है, उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सर, जो प्लानिंग थी, क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन के बाद लोग कहाँ थे? इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका, तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना को। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली हैं उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहां से बरामद की गई उनके घर से। नहीं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। चूंकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य भी संलिप्तता है। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास। लूटी गई राशि में क्या योजना लोग बना रहे थे, कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए, तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता। नशे में धुत एक बस चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। घटना के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ करने के साथ ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। घटना मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल दादर रोड की है। घायल दोनों युवक को बैरिया के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और भीड़ बस ड्राइवर को बंधक बनाकर पिटाई करती रही। सूचना मिलने पर अहियापुर पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। ड्राइवर को भीड़ से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर ड्राइवर की शराब पीने की पुष्टि हुई। घायल अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी 22 वर्षीय आयुष अपने दोस्त गोलू के साथ पुलिस लाइन जा रहा था। इसी बीच दादर पुल के पास एक अनियंत्रित बस रॉन्ग साइड आकर सामने से जबरदस्त टक्कर मार दिया। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद यातायात चालू हो सकी। पुलिस ने बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तुरंत वहाँ हल्ला हुआ कि पुल के दादर पुल के बगल में एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से हम लोग भागल इधर आए, क्योंकि हमेशा एक्सीडेंट होता है। हम लोग को आदत पड़ा हुआ है एक्सीडेंट का सुनकर जगह पर जाने का। यहाँ आते तो देखते कि वो अपने ही घर का लड़का का एक्सीडेंट है और वह बिल्कुल बायां साइड में था और बस वाला जो है दाहिना से बायां में आकर के मोटरसाइकिल को चाप दिया। चापने के बाद में दोनों लड़का मरनासन हो गया। पब्लिक उसको उठा करके माई जानकी हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल वाला उसको स्थिति देखकर रेफर कर दिया किसी और जगह, जबकि सीरियस केस माँ जानकी हॉस्पिटल टेकअप कर डांड से नीचे माथा उठा 70 चोट है। माँ से 70 हट गया हुआ है। स्थिति बहुत खराब है, जीने का जोग नहीं है। उसके बाद हम लोग आए हैं तो देखे बस को, तो बस का ड्राइवर बुजुर्ग था और बस को जो है देखे कि शीशा उसा पहले ही से फोड़ के आया हुआ था। तो बुजुर्ग देख करके हम लोगों से बस पर चढ़ के लोगों से रिक्वेस्ट किए कि बुजुर्ग ड्राइवर है। बउआ जो घर से आ रही थी बैरिया जा रही थी दादर, उसी स्थिति में बस घुमा के पी हुआ था फुल्ली, उसी स्थिति में उसको मारा है। पूरे वो अपने बायां से था, बस वाला दाहिना चढ़ के पूरा लपेट के मारा है उसको धक्का। जो आप गाड़ी का फोटो लीजिए, देखिए किस स्थिति में धक्का मारा है। कहाँ जा रहा था? दादर जा रहा था 0 माइल से जी। बस बैरिया से आ रही थी, टर्न लेने में मारा है पूरे दाएं से। एकदम तेजी से था जी, एकदम तेजी में थी। बस में यात्री वगैरह भी थे? यात्री थी कुछ। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब बस का चालक वगैरह? अरे भैया पिए हुआ है। जब 3 घंटा के बाद चेक किया गया था तो 235 उसके पास निकला है। मेरे कहने की मतलब 40 है, तो 40 है। उसके बाद भी क्यों कैसे पी लिया? जब सारा जगह चेक होता है, ऑफिसर चेक करता है, तो कैसे दारू पी लिया?
शराब के नशे में है वो। फुल्ली नशे में है। बोली नहीं जब 3 घंटे के बाद वो चेक किया गया तब 240 है, उससे पहले कितना रहा होगा? कैसे दारू पी लिए हैं? दारू नहीं पिया सर, हाँ? कौन पिला दिया? दारू नहीं पिया। बोलिए कैसे हो गया? अब होनी क्या अनहोनी कोई देखल है? क्या हुआ? क्या हुआ है? हम तो गाड़ी लेके जा रहा था बोए बोए, वहाँ के ठोक दिया आगे से। अच्छा, गाड़ी वाला? हाँ, मोटरसाइकिल वाला। तारो बोलिए आगे क्या समस्या है? तो कोई पूरी दारू पिए हुए हैं आप? ना, निकला भी है जांच में तो? नहीं निकला है, अब मुंह भी महक रहा है आपका। अब दारू पी के तो सवारी का चुपी ना, तो सवारी का तो जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। कहाँ जा रहे थे बस लेके? मधुबनी। मधुबनी दारू पी के? नहीं, मधुबनी पटना से चला था। तो दारू पी के कैसे सवारी को बैठा लिए हैं? हम नहीं बैठा। आरो बोलिए। अभी सूचना मिली थी कि बैरिया से जो एक बस जाती है, क्या है, भूमि, उसी से एक आदमी को मोटरसाइकिल सवार को धक्का लग गया था। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग आक्रोश होकर रोड को जाम किए थे। आम पब्लिक की सहायता से रोड को क्लियर कर लिया गया है। अभी यातायात और विधि व्यवस्था सामान्य है। शराब पी के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है? अब उसकी पुष्टि हो रही है, जांच किया जा रहा है। यदि ये निकलेगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। बस में तोड़फोड़ भी की गई है? ये शायद तोड़फोड़ हुआ। क्या आगे इसमें कार्रवाई करना है? आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसको जेल भेजेंगे। यदि उसका संपुष्टि होता है कि उसने शराब पी के गाड़ी चला रखी है, बस को जब्त कर रहे हैं? बस तो सीज होगा ही। घायल का क्या स्थिति है? घायल अभी उपचार हो रहा है मेडिकल में। कहाँ के रहने वाले को चिन्हित किया गया? अभी पता कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को डीएम प्रणव कुमार ने परिवहन, यातायात, नगर निकाय, पथ निर्माण, खनन, कृषि, प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को सजग, तत्पर और प्रतिबद्ध रहना होगा। डीएम ने वैज्ञानिक तरीके से मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। डीएम ने निर्माण कार्यों के कारण धूल और पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। दोनों एसडीओ को कहा गया कि निर्माण कार्यों में संलग्न कंपनी एवं एजेंसियों से पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आज पॉल्यूशन को लेकर के हम लोगों ने बैठक की और बैठक में मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर खुले में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए। गाड़ियों की संख्या को भी लिमिट करने पर विचार विमर्श किया गया और इसके लिए ऑलरेडी नगर निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है और सभी जो वाहन ई रिक्शा वगैरह चल रहे हैं उनके निबंधन की भी बात की जा रही है। और हम लोगों ने सभी कार्य एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा खुले में इस तरह से बालू या अन्य चीज़ों का परिवहन न किया जाए। माइनिंग ऑफिसर्स को भी इस पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं कि शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका वो काफ़ी बेहतर रहे और काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे, लेकिन काफ़ी आगे हम लोग को काम करना है। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन के जन्म दिवस पर मंगलवार को शहनवाज हुसैन फैंस क्लब की ओर से मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 5 सालों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्लब के संरक्षक से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवांशु किशोर ने बताया कि पूर्व उद्योग मंत्री के जन्म दिवस पर लगाए गए रक्तदान शिविर लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने वाले को रक्तवीर सम्मान के साथ डोनर कार्ड भी दिया गया। शहनवाज हुसैन फैंस क्लब की स्थापना 2019 में हुई थी। लगातार चौथे साल आज शहनवाज जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कितने लोगों ने आयोजन? अभी तक करीब 17 लोगों ने दिया है। कितने का टारगेट है? कम से कम 50 टारगेट है। हर वर्ष या 2019 से शिविर मनाया जा रहा है। 2019 से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। एक समय मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में जिस पुलिस को देखते ही बच्चे भाग जाते थे, आज वही बच्चे भाग भाग कर पुलिस पाठशाला में आ रहे हैं। इस इलाके के बच्चे ढंग से पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन आज वे भी 2 दूनी 4 पढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है मुजफ्फरपुर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून की बदौलत। शहर के कन्हौली टीओपी में बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ पाठशाला खोली गई है
ताकि रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच भी शिक्षा की अलख जगाई जा सके। स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर में टीओपी के अंदर बच्चों का मुफ्त में क्लास चल रहा है। टेंट के नीचे चल रहे इस पुलिस पाठशाला में पूरी क्लासरूम की तरह व्यवस्था है। इसमें पहली से लेकर 8वीं क्लास के करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। इसके पुलिस पाठशाला का नाम दिया गया है। इस पाठशाला में पुलिसकर्मी और स्कूल के टीचर भी क्लास लेते हैं। पढ़ने के लिए पेन, पेंसिल समेत अन्य सामान भी पुलिस अंकल दिया करते हैं। कन्हौली थाने पर शुरू हुए यह पुलिस पाठशाला शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शहर के एएसपी नगर अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि 1 माह पहले यह क्लास 5 बच्चों से शुरू हुआ था। अब यहाँ 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने नामांकन कराया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं और ये जगह उस समय खाली पड़ा था, काफ़ी समय से बंद चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे टीओपी चालू कर दिया गया है। तो ये जो जगह है ये एक ऐसा जगह है इस रेड लाइट एरिया का पूरे इलाके में देखा जाए तो एक सार्वजनिक जगह भी है और ये जगह का उपयोग भी किया जा सकता है। ऐसा सोच के हम लोगों को लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी पहल हो जो इस नाक चौकी के साथ साथ पुलिस के साथ एक ऐसा संबंध बिल्ड हो इस इलाके के बच्चों का, लोगों का, जो एक डर से परे हो। मतलब जो एक भय है इस इलाके में कि पुलिस वाले हैं, हमें उठा के ले जाएंगे या हमें परेशान करेंगे, वो ख़त्म हो और एक साझा मंच तैयार हो। इस पहल में हम लोग के पैरवी पे जब बातचीत शुरू हुई तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एसपी साहब ने ये अपना रुझान दिखाया और एसपी साहब के नेतृत्व में हमने ये पहल शुरू की है। और अभी दिवाली के दूसरे दिन से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू की। पहले शुरू में तो 1-2 बच्चे आए, डर के बाकी बच्चे नहीं आए, लेकिन अब कंटिन्यू 25 बच्चे हैं और ये सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला रहे हैं। लेकिन अब स्कूल ओपन हो गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई है, तो हम लोग इसको इवनिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्पेशल क्लासेस करेंगे जिसमें अलग अलग लोग आके यहाँ बच्चों के बारे में बात करें, बच्चों से बात करें, जैसे सोलर सिस्टम क्या है, डॉक्टर कैसे काम करता है। जैसे पहले फर्स्ट दिन जब बच्चे यहाँ आए तो उन्होंने एक पुलिस वाले से पूछा कि क्या आप भी कखा गगा पढ़ के ही पुलिस बने हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों का। और फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि फ़र्स्ट टाइम पूरे भारत में इस तरह का पहल पुलिस प्रशासन ने नहीं किया, जो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला के प्रशासन कर रहे हैं। और हम पूरे इलाके की तरफ से उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पहल को एक्सेप्ट किया और हमें ये जगह मुहैया कराया ताकि हम लोग ये एक्टिविटी कर सकें। छवि भी कहीं ना कहीं पुलिस की चेंज हुई है इलाके। ये बहुत बड़ी छवि। कल परसों जब मानव अधिकार हम मना रहे थे दिवस, तो बच्चों से जब एएसपी साहब रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि पहले हमें डर लगता था आपसे। तो उन्होंने कहा क्यों डर लगता था? तो हमें लगता था कि पुलिस वाले हम बच्चों को देखेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। तो बोले क्यों तुमको पकड़ के ले जाएंगे? तो नहीं, हमें डर लगता था कि आपको देखते कि भाई पुलिस वाले हैं तो हमें उठा के ले जाएंगे, हमें किडनैप कर लेंगे, इस तरह के मन में डर था, तो हम सामने नहीं आते थे। बोले अब नहीं लगता है डर, क्योंकि आप हमें चॉकलेट देते हो, आप हमें नोटबुक पेन देते हो, हमसे बातें करते हो। तो जो बातचीत का जो माध्यम है ना, पुलिस के साथ जो संवाद है, वो ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा कि पुलिस का संवाद ज़्यादातर क्राइम से जुड़े हुए लोगों का या बड़े लोगों से या नेता लोगों से होता है, बच्चों के साथ बहुत कम होता है। ये फर्स्ट टाइम बच्चों के साथ जो ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये बहुत ही खूबसूरत है। जिसे बच्चे में भरोसा जागा है, बच्चे का दृढ़ता आया है। ऐसे पुलिस लोग भय खाता था, वो भय बच्चे के पास अब नहीं रहा। किसी भी परिस्थिति में बच्चे पुलिस के भी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा देखा गया, कभी मिलाए भी कि रात में भी बच्चा किसी के साथ मदद के लिए मेरे पास आया। बच्चों को भी धन्यवाद दिए और उसका जो काम था वो काम के लिए हम तत्पर थे। हम लोग कन्हौली टीओपी के पास में चतुर्भुज स्थान पे जितने भी रेड लाइट एरिया के कुछ बच्चे हैं उनको हम लोग बुला करके और स्कूल की टाइमिंग के बाद में क्लासेस उनकी चलाई जाती हैं। यहाँ पर वहीं की एक सोशल वर्कर है नसीमा खातून, उन्होंने इसकी पहल की और वो इसको लीड कर रही हैं। हम लोग का मेन काम रहता है कि हम लोग जाकर के उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं और बीच में जाकर के क्लासेस लेते हैं, फिर उनको मोटिवेट उनको करते हैं। उनके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुरिया स्कूल के सावन पांडे जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी मुजफ्फरपुर टाउन के जितने भी और
व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको हम लोग मोबिलाइज़ करें और बाकी सोशल वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें ताकि वहाँ पर एक अच्छी पहल हो सके और इसको हम लोग स्केल अप कर सकें। पुलिस की एक जो छवि उन लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं वो हमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक चेंज हुई भी है। बच्चे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं और वो जब घर पे जाते हैं तो उनकी मदर्स या फिर उनकी फैमिली भी ये चीज़ बात करती हैं कि बेटा आज आपने पुलिस अंकल से क्या बात की, किस तरह से बात की। तो मेरे को लग रहा है एक पॉजिटिव वो है और आगे भी इसके जी। भिखनपुरा, मनियारी, देवरिया एवं हथौड़ी को प्रखंड बनाने, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर विकास मंच के बैनर तले ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। शहबाजपुर के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इनायत ने कहा कि इन मांगों को लेकर 15-20 सालों से संघर्ष चल रहा है। सरकार कान में रुई डालकर सोई हुई है। धरना के माध्यम से बात नहीं बनी तो आगे इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जयशंकर यादव, भूषण सिंह, मोहम्मद इनायत सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोग आज मुजफ्फरपुर विकास मंच के बैनर तले भिखनपुर, मनियारी, देवरिया और हथौड़ी को प्रखंड बनाने, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा देने, मोतीपुर चीनी मिल चालू करने, पताही एयरपोर्ट चालू करने, चंदवाड़ा घाट पुल शीघ्र चालू करने, अखाड़ा घाट के समानांतर पुल बनाने, दादर से अखाड़ा घाट तक रिंग बांध बनाने, मधौल से मझौली रिंग रोड बनाने, इनकी मांग को लेकर के और जो भुसाही में क्षतिग्रस्त जो पुल है, कई आदमी गिर के मर गए हैं, उसका मरम्मत कराने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। और इस सब मुद्दा को लेकर के रघुवंश बाबू पदयात्रा किए थे, संघर्ष किए थे। उनके मरणोपरांत राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने घोषणा किया था कि इस काम को पूरा करके उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन आज तक वह काम नहीं हुआ, ठंडा बस्ता में पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर विकास मंच के तत्वाधान में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसको शीघ्र पूरा किया जाए, वरना जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, मेन मुद्दा है प्रखंड, भिखनपुर प्रखंड बनाओ अभियान, हथौड़ी प्रखंड बनाओ, देवरिया प्रखंड। ये सब लोग हम लोग प्रखंड के चक्कर में, आज मुसहरी हम लोग का प्रखंड है, हम लोग का प्रखंड 20 किलोमीटर पर है, लेकिन दूरी लगता है कि 200 किलोमीटर है। जब पटना पहुंच जाएंगे लेकिन प्रखंड नहीं पहुंच सकते हम लोग। ये स्थिति बना हुआ है मुसहरी का। बराबर शहर पार करके अखाड़ा घाट रोड पुल पार करके हम लोग को जाना पड़ता है, लेकिन स्थिति ये बना हुआ। और सुबह 10 बजे निकले प्रखंड के लिए तो पहुंचते हम लोग 4 बजे शाम में आते उधर लौट के। दिन में अगर समय हम लोग खत्म हो जाता है। इससे हमारे जनता को ताहिमाम बना हुआ है, सब लोग परेशान है। ये लड़ाई आज का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 15-20 साल से चल रही है, लेकिन सब लोग आंख बंद करके और कान में रुई डाल के लोग सोए हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस मुद्दा को हम लोग उठाए हुए हैं कि प्रखंड बनाओ अभियान, और इस बार नहीं हुआ तो इससे बड़ी आंदोलन हम लोग करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 10 से 12 जनवरी तक मुजफ्फरपुर क्लब में 3 दिवसीय स्वावलंबी उद्योग मेला यानी व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें इस संबंध में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी और आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मंगलवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में इस व्यापार मेले के सफल आयोजन को लेकर चैम्बर के सदस्यों ने सामूहिक बैठक की। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 10, 11 एवं 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में स्वावलंबी उद्योग मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्योग स्थापित करने की जानकारी और नियमों एवं प्रावधानों पर मार्गदर्शन प्रदान करने एवं सफल उद्यमियों की सफलता की कहानी के साथ ही विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त होगा। ये बैठक जो है हम लोग नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लघु और सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के द्वारा जो उत्पादित सामान है उसको जनता के बीच में कैसे उसको डिस्प्ले करा के उसको मार्केटिंग उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक 20 मार्च 2023 को इसी परिषद में
नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 लगाया था। पुनः हम लोग इस बार उसको और बृहत रूप देते हुए मुजफ्फरपुर क्लब में इस बार हम लोगों ने 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक 3 दिनों का मेला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इस मेले के आयोजन में भारत सरकार के MSME मंत्रालय के द्वारा हमको पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा भी हम लोगों को ये आशा है कि भारत सरकार के अन्य PSU वगैरह के द्वारा भी हम लोगों को इसमें सहयोग मिलेगा और उस दृष्टिकोण से हम लोग इस मेले को काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। इस मेले में दूसरी एक विशेषता हम लोग इस बार यह मान के चल रहे हैं कि पिछली बार चूँकि हमारे पास जगह की कमी थी, इस कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम यहाँ पर जो है मतलब उस मेले के अंतर्गत समाहित नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कि उस बार मुजफ्फरपुर की लहठी चूँकि बहुत फेमस है, लेकिन मुजफ्फरपुर की लहठी की हम उस पर मात्र एक स्टॉल दे पाए थे। इस बार हम लोगों की मतलब यह प्रयास होगा हम लोगों का कि उसमें हम लोग बढ़ोतरी करें। उसके अलावा हमारे यहाँ का जैसे कि लीची बहुत फेमस है, तो लीची से संबंधित जो उद्योग मुजफ्फरपुर में चल रहे हैं उनके द्वारा भी उनके आइटम का अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो लोगों के बीच में आज वो जो है सो लीची का जो बन रहा है हमारे यहाँ वो देश विदेश में यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ के लोग भी जानेंगे कि हमारे मुजफ्फरपुर में जो है लीची से कितना अच्छा आइटम जो उत्पादित किया जा रहा है। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने एक और सोचा है, लाइव कहार जो बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, तो उसको भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत सरकार ने प्लास्टिक के ऊपर रोक लगा दिया है कि भाई प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट के रूप में जो पहले हमारे यहाँ चलता था कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था, तो हम चाहते हैं कि उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। अगर उसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो उससे क्या है, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और निश्चित रूप से जो है हम लोगों के सेहत के लिए भी बेहतर होगा। तो हम लोगों का इस बार का प्रयास है कि वैसे लोगों को भी इस मेले में जोड़ करके उनके द्वारा भी जो है उसको प्रोत्साहित कराने। भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर में धूमधाम से जन्मदिन मनाया। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता सैयद अफरीदी रहमान के नेतृत्व में दाता कम्बल शाह मजार पर चादरपोशी कर उनके सेहत के लिए दुआ की गई। मौके पर भाजपा नेता KP पप्पू, प्रोफेसर सैयद अरमान, जिला मीडिया प्रभारी साकेत, एहतशाम जावेद, बबलू खान, हसन अब्बास, अब्दुल रहमान, तौसीफ सिद्दीकी समेत कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग दाता कम्बल शाह मजार पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुजफ्फरपुर की जानिब से चादरपोशी के लिए आज हाजिर हुए थे। सैयद शहनवाज हुसैन साहब की आज यौम पैदाइश है और अभी कुछ दिन पहले भी उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, तो हम लोगों ने भी उस समय भी चादरपोशी किया था और जल्द जो है वो सेहत याफ्ता भी हुए। और फिर हम लोग भी उसी के लिए आज बाबा के दरबार में आज यहाँ आए हैं कि उनकी सेहत की कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और तरक्की करें। यही कामना के लिए हम लोग यहाँ आए। सैयद शाहनवाज हुसैन जी हर दिल अजीज, सबके दिल में राज करते हैं। उन्हें जो काम मिला हर लोग के लिए करते रहे और ख़ासकर मुजफ्फरपुर वासियों के लिए ये ननिहाल का भाई का जो रिश्ता होता है उन्होंने निभाया है। और उस रिश्ते के नाते हम लोग का जो प्यार, हम लोग का जो एहसास और विश्वास है, उनके जन्मदिन पर आज हम लोगों ने उनके अच्छे सेहत के कामना के लिए, सदा तरक्की करते रहने के लिए दादा कम्बल शाह मजार पर आज हम लोगों ने चादरपोशी किया है। वो सदा तरक्की करते रहे तो हम ही लोग, तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग, अपने स्वार्थ के लिए, उनके अच्छे सेहत के कामना और अच्छे चीज़ के लिए, मुजफ्फरपुर के शहर के विकास के लिए हम उनके अच्छे जन्मदिन पर अच्छा से अच्छा उनका जन्मदिन गुजरे और हम लोग का भविष्य में मुजफ्फरपुर ज़्यादा तरक्की करे, इसके लिए आज हम लोगों ने दाता कम्बल शाह मजार पे मत्था टेका है। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर महादेव मंदिर में अगहन और भौमवती अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का रंग बिरंगे फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन उपरांत पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार और आरती की गई। मौके पर साहू पोखर पूजा समिति के मुख्य संरक्षक
प्रभात कुमार, समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सोनी, सचिव रमन मिश्रा, मंदिर के पुजारी जितेंद्र तिवारी, पंडित राजेंद्र झा, पंडित राकेश तिवारी, श्री रंजन साहू, तारा गुप्ता, आकाश चौधरी, आर्यन तिवारी, सागर कुमार, निर्मला साहू, आदर्श सिंह सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। हर अमावस्या को साहू पोखर महादेव मंदिर में साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत फल से, फूल से और विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है, जिसे लेकर आज साहू पोखर महादेव का जो अघन अमावस्या और भौमवती अमावस्या है, जिसे हम माघशीर अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, इस दिन के पूजा, तप और जप का विशेष महत्व है, जिसे लेकर आज साहू पोखर महादेव का षोडशोपचार पूजन के उपरांत फूलों से महाश्रृंगार किया गया और जगत कल्याण की कामना की गई। साथ ही भगवान भोलेनाथ का, बाबा गरीबनाथ का, साहू पोखर महादेव का मुजफ्फरपुर वासियों पर कृपा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसकी कामना की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।